गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हर बार की तरह फिर आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि हर बार हम आपको कुछ सामान्य निर्देश बताते हैं, यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो तो स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें, कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें और वीडियो विंडो के नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लें। एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में केवल विषय से संबंधित ही क्वेश्चन करें, अनावश्यक बातें चैट बॉक्स में ना करें, क्योंकि आपकी अनावश्यक बातों से उन बच्चों के प्रश्न प्रभावित होते हैं जो इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, हम कोविड-19 के दौर में हैं और ये लड़ाई अभी जारी है और हमें इस लड़ाई को जीतना है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोविड से बचने के जो उपाय सुझाए जा रहे हैं या जिनका आपको बताया जा रहा है, उनका हम बिल्कुल ध्यान से पालन करेंगे। जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें अपना मास्क पहनकर निकलना है, ये अति आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और हमें जहाँ भी अवसर मिलेगा और जहाँ भी सुविधा उपलब्ध होगी, हम अपने हाथों को धोएंगे और सैनिटाइज करेंगे। इस लड़ाई से हम तभी जीत सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने इस व्यवहार को, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसका बड़ी शिद्दत से पालन करेंगे। शिक्षार्थियों, हम दिल्ली के निवासी हैं और ये दिल्ली हमारा आवास है, ये दिल्ली हमारा प्यारा सा घर है। हमें इसके पर्यावरण को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है और इसके पोल्यूशन को कम करना है। इसके लिए जो ये कैंपेन चल रही है कि रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यदि हम रोड पर हैं और अपना कोई वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे ही रेड लाइट ऑन होगी हम अपना इंजन ऑफ कर लेंगे। इससे हमें दो लाभ होंगे। एक तो हम जो पॉल्यूशन है इसको 15 से 20% तक हम कर सकते हैं केवल इस एक व्यवहार को अपनाकर, और हम अपने ऊर्जा के संसाधन या ईंधन की हम बचत कर सकते हैं। तो इससे हमारा दोहरा लाभ होगा और हम अपने एक अच्छे नागरिक होने का, अच्छे विद्यार्थी होने का सबूत देंगे और अपनी प्यारी सी दिल्ली को स्वच्छ बनाने में सहयोग देंगे। मुझे आशा है कि आप सब लोग इसका पालन करेंगे और इसमें सहयोग दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस पूरी कक्षा में आपको कहीं भी कोई एरर नज़र आता है या कोई ऐसी मिस्टेक्स नज़र आती हैं तो आप प्लीज़ हमें उनको बताएंगे, हम अगली कक्षा में उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो साथी हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़े हुए हैं या क्लासों को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कोई एरर या कोई ऐसा फैक्ट आपको नज़र आता है जो गलत है, उसको प्लीज़ हमें बताएं ताकि उसको सही तरीके से करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। प्यारा बच्चों, ये हमारी ज्योग्राफी की टीम है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। अब मुझे इसके ज़्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चेहरे आप हर बार क्लास में आप देखते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका एक चैप्टर हमारा बचा हुआ था, चैप्टर नंबर 7, तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप। तो ये लास्ट चैप्टर है और हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट है। तो ये चैप्टर हमारा बचा हुआ था क्योंकि पहले हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा को पर चर्चाएं की थी। तो इसी चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी पर हमारी आज चर्चा रहेगी। इससे पहले मुझे पता है कि आप लोग उत्सुक होंगे हमारी भारत दर्शन यात्रा के लिए, और मैं बिना समय गवाए आपको भारत दर्शन की यात्रा पर लेकर चलता हूँ। आज की जो हमारी भारत दर्शन की यात्रा रहेगी वो धीनू मैडम के साथ रहेगी। और चलिए बस अब अपने भारत दर्शन की यात्रा कीजिए, फिर हम क्लास में आकर अपने इस चैप्टर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए भारत दर्शन की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो तैयार है भारत दर्शन की यात्रा के लिए? आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमें कहाँ लेकर जा रही है? आज हम जा रहे हैं भारत के मिनी फ्रांस में। पुडुचेरी एक ऐसी जगह है जिसे भारत का फ्रांस भी कहा जाता है, और सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकते हैं। इस छोटे से प्रदेश का इतिहास फ्रांस से जुड़ा हुआ है। 1673 ईस्वी से फ्रेंच लोग यहाँ आए और 1954 में यह भारतीय संघ का हिस्सा बना।
इसकी बसावट समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। यह दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर है और भारत के खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। जब आप पुडुचेरी पहुंचेंगे तो सबसे पहला अट्रैक्शन आपको वहां की बिल्डिंग्स को देखकर होगा, जो सफेद पीले रंग की दिखाई देती है। पुडुचेरी शहर फ्रांस के बास्टार्ड शहर के नमूने पर बना है और फ्रांसीसी तमिल वास्तुकला का संगम है। यदि आप बैकवाटर का मजा लेना चाहते हैं तो पैराडाइज बीच सबसे बेहतरीन है। यह बंगाल की खाड़ी से लगा एक ऐसा बीच है जो समुद्र के अंदर है। शहर से 8 किलोमीटर दूर पैराडाइज बीच जमीन की एक सूखी पट्टी है जिसके चारों ओर पानी है। यहाँ फेरी से जाना पड़ता है। जितना शांत यह बीच है उतनी ही सुंदर इस तक पहुंचने की यात्रा है। छोटी बड़ी बोट टूरिस्ट को स्टैंड से बिठाती है और बीच तक छोड़ती है। स्टैंड से बीच तक का रास्ता बहुत सुंदर है। नीला आसमान और साफ स्वच्छ पानी आपका मन मोह लेंगे। बैकवाटर के दोनों ओर नारियल के पेड़ आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं पुडुचेरी आकर अगर पैराडाइज बीच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पुडुचेरी का ओरिवेले एक ऐसा शहर है जहां विभिन्न राष्ट्रीयताएं और संस्कृतियां मिलती है। यह एक ऐसा शहर है जो लगभग 50 विभिन्न देशों के लोगों का घर है और इसीलिए इसे व्यापक रूप से ग्लोबल सिटी कहा जाता है। ओरिवेले शहर में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे शांति क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंटरनेशनल जोन और ग्रीन बेल्ट। इस शहर का मुख्य आकर्षण है मातृ मंदिर, जो इसकी भव्यता के कारण यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। अब स्कूबा डाइविंग के लिए आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं। भारत में होने वाली स्कूबा डाइविंग का मजा आप पुडुचेरी में फरवरी से अप्रैल के महीने के बीच में ले सकते हैं। लीजिए एक गहरी सांस और उतर जाइए इन समुद्र की गहराइयों में। अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ आपको पानी में उतरने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है और आपके साथ यहाँ पानी के अंदर डाइविंग के एक्सपर्ट जाते हैं। जब आप स्कूबा डाइविंग करेंगे तो समुद्र की टोपोग्राफी, वेजिटेशन का मजा ले सकते हैं और ये नजारा अपने आप में दिलचस्प होता है। एशिया में गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आप पुडुचेरी में देख सकते हैं। इस मूर्ति का निर्माण मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रसिद्ध मूर्तिकार राय चौधरी ने किया था। 13 फीट ऊंची प्रतिमा महात्मा गांधी की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में जानी जाती है। इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1965 को किया गया। यह मूर्ति 8 सुंदर ग्रेनाइट स्तंभों से घिरी हुई है जो देखने में बहुत ही आकर्षित लगते हैं। इसके सामने खुला मैदान है जहां बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आप पुडुचेरी में बहुत सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जिनमें फेमस है सर्फिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, विंड सर्फिंग, बंजी जंपिंग, पैडल बोर्डिंग। इतनी सारी एक्टिविटीज! आप तो बन गया पुडुचेरी मस्ट विजिट साइट। आगे चलें। पुडुचेरी में बोटेनिकल गार्डन एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस से एक इम्पोर्टेंट साइट है। इसकी स्थापना 1826 में फ्रांसीसी स्टाइल में की गई थी। आर्किटेक्चर से लेकर प्लांटेशन तक सब में फ्रांसीसी संस्कृति की छाप दिखाई देती है। 22 एकड़ के इस बगीचे में पेड़ों की 1500 से अधिक स्पीसीज देख सकते हैं। यहाँ पर आप टॉय ट्रेन की सवारी के साथ साथ म्यूजिकल और डांसिंग फाउंटेन शो भी देख सकते हैं। पुडुचेरी का फेमस लैंडमार्क कहलाने वाला लाइट हाउस 1836 में बना। इस लाइट हाउस का डिजाइन सामान्य लाइट हाउसों के डिजाइन से थोड़ा अलग है। यह ऊपर से गोलाकार है और इसका बेस रेक्टेंगुलर है, जो इसे बड़ा ही यूनिक बनाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है और यह उस समय के प्रसिद्ध इंजीनियर एल गोरे द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं। पुडुचेरी की ओस्ट्री लेक एक मानव निर्मित झील है जिसे एशिया की इंपोर्टेंट वेटलैंड्स के रूप में जाना जाता है। इस लेक में डिफरेंट स्पीसीज के माइग्रेटरी बर्ड साल भर आते रहते हैं। 2008 में ओस्ट्री वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद लेते हुए सुंदर सुंदर पक्षियों को देख सकते हैं। इस लेक को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की हेरिटेज साइट्स के रूप में पहचाना गया है। प्रोमेनेड बीच पुडुचेरी के 6 समुद्री तटों में से एक माना जाता है।
1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस विशिष्ट लंबे चट्टानी समुद्री तट पर लंबे वॉकवे हैं, जहां पर लोग टहलते हुए समुद्र की खूबसूरती का मजा लेते हैं। आगे देखते हैं। महर्षि अरविंद को भारत के महान दार्शनिकों में से एक माना जाता है। 1928 में उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ योग व अध्यात्म का अभ्यास कराया जाता है, जिसका उद्देश्य मानव में गुणों को विकसित करना है। आगे चलते हैं। पुडुचेरी के खूबसूरत समुद्री तटों में से एक सेरेनिटी बीच अपने आप में बहुत ही खास है। यहाँ की सुनहरी रेत बंगाल की खाड़ी के झिलमिलाते पानी के साथ बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर आप शांतिपूर्ण तरीके से रेत में लेटकर धूप का मजा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं रहती। तो है ना यह जगह स्वर्ग के समान। पुडुचेरी में चुनम्बार बोट हाउस एक अमेजिंग टूरिस्ट साइट है। यहाँ पर एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। साथ ही यह सन बाथ के लिए एक आइडियल प्लेस है। टूरिस्ट बैक वाटर के पास ट्री हाउसेज में नाइट स्टे भी कर सकते हैं, जो अपने आप में अमेजिंग है। यहाँ बैक वाटर बोट टूर, ट्रैकिंग और पिकनिक की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो कैसा लगा हमारे भारत का मिनी फ्रांस। अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। थैंक यू बीनू मैडम। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको मुझे पांडिचेरी की यात्रा आपको बहुत पसंद आई होगी और हम इसकी यात्रा के बाद अपनी क्लास में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में जब हम इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे तो हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी और ये केवल एक लेसन इसका छूटा हुआ था। तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस लेसन का जो नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इससे पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, जिससे आपका थोड़ा सा एक लिंक पहले जो चर्चाएं हैं उनसे बन जाए कि हम जब प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ रहे थे तो प्राथमिक क्रियाओं में हमने जाना था कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, अर्थात मनुष्य के वे कार्यकलाप जिनको करने से उसको आय प्राप्त होती है, हम उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं का संबंध सीधे प्रकृति से या पर्यावरण से होता है और ये सीधे प्रकृति में जो प्राप्त हमारे संसाधन है, खनिज हैं, जल है, इन संसाधनों को देकर और उत्पादन कार्य करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि करना, पशुपालन, मत्स्यन, वनों से लकड़ी काटना, खनन, ये मुख्य क्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसी तरह से जब हम द्वितीय क्रियाओं की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उसको और अधिक उपयोगी बनाना, ये द्वितीय क्रियाओं में शामिल होता है। तो प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति से पर आधारित होती हैं और इस प्राथमिक क्रियाओं को जो करने वाले लोग होते हैं, जो प्राथमिक क्रियाओं में जुड़े हुए होते हैं, उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो घरों से बाहर होता है। ऐसी द्वितीय क्रियाएं जो विनिर्माण क्रियाएं कहलाती हैं और इसमें हम कच्चे माल को आधार बनाकर या कच्चे माल को और अधिक उपयोगी, उसका रूप बदलकर उसको परिवर्तित करके हम उसे और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। इसमें उत्पादन की तकनीक, फैक्ट्री प्रक्रिया, शक्ति के साधन, मशीनें, औजार, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है और ये द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। आज जो हमारा ये सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी थी, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो तृतीय क्रियाकलाप रहेंगे। आप अपने चारों तरफ देखते होंगे कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, वहाँ हमें अध्यापक पढ़ाते हैं। अगर हमारे साथ कोई कानूनी मसला है तो उसके लिए हम किसी वकील के पास जाते हैं। ऐसे हम परिवहन की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी सेवाएं हैं ये हमारे तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था के में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो तरह तरह की सेवाएं देते हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सेवाएं, उनकी सेवाओं के बदले में इनको भुगतान मिलता है। तो ये सेवा जो सेक्टर है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं की जाती हैं, यही हमारा तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय सेक्टर या द्वितीय क्रियाएं और तृतीय सेक्टर या तृतीय क्रियाएं। तो इसके जो 3 हमारे सेक्टर हैं, इसमें हम प्राइमरी सेक्टर को हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्योंकि किसी कारण से इस वर्ष हमारे सिलेबस में नहीं है तो उस पर हमने विस्तार से चर्चा नहीं की है। हालांकि हमने थोड़ा सा बता दिया है इसके बारे में कि विनिर्माण की जितनी क्रियाएं हैं
वो सब द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारा मुख्यतः आज का जो फोकस है वो हमारा टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्रियाकलापों पे रहेगा। तो हम इनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बेसिकली अभी जो हमने अब तक मैंने जो बात की है उसमें तृतीय क्रियाओं के बारे में जो बताया, उसमें जैसे हम बीमार पड़ने पर डॉक्टर की सेवा लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाते हैं, कानूनी सलाह के लिए वकील की हमें आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनमें हम शुल्क का भुगतान करते हैं या उनको भुगतान करके हम सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो यही हमारी तृतीय क्रियाएं हैं जो सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और ये सेवा सेक्टर से जुड़ी होने के कारण इसमें हम इनको भुगतान करते हैं और वो सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो अगर हम तृतीय क्रियाओं को समझने की बात करें तो तृतीय क्रियाकलाप उन क्रियाकलापों को कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हम उनका भुगतान करते हैं। तो इन क्रियाओं को हम तृतीय क्रियाकलापों में रखते हैं। जब हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसमें ये होती क्या है, किस तरह से इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली बात ये आती है कि सभी प्रकार की सेवाएं जो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ये विशिष्ट कलाएं होती हैं। ये एक स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं, स्पेशल स्किल्स होते हैं, और जो किसी विशिष्टता के साथ प्रदान की जाती है। इनको ऐसे ही नहीं किया जाता, इनके लिए पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ये विशेषज्ञता हासिल करके तब ये सेवाएं प्रदान की जाती है। और इन सेवाओं के बदले हमें भुगतान करना होता है, अर्थात ये सारी सेवाएं हमें भुगतान के बदले में प्राप्त होती हैं। इन सेवाओं को करने के लिए अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये हम ज्ञान प्राप्त करके और क्रियात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करके इनको हम पूरा करते हैं। जब जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं और इन अभ्यास के माध्यम से हम सेवाओं को लोगों को देते जाते हैं, तो ये और व्यावसायिक होते जाती है, इनमें निखार आता जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एक डॉक्टर पहले पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में फिर वो अपने मरीजों को देखता, दवाई देता है, तो जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, अभ्यास बढ़ता जाता है, उसके कार्य प्रणाली में व्यावसायिकता और परफेक्टनेस आती जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये सारा जो सेवा क्षेत्र है, ये जनशक्ति या सेवा सेक्टर पर निर्भर करता है, और इन क्रियाओं का तृतीय क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं, इनको कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा लोगों को दिया जाता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ये विशिष्ट कलाएं होती हैं, विशिष्टता के साथ इनको प्रदान किया जाता है, ये भुगतान के बदले में प्राप्त होती हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए हमें अतिरिक्त सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और अनुभव और अभ्यास इनको और अधिक व्यावसायिक बना देता है, और ये सारी क्रियाएं सेवा सेक्टर से संबंधित होती हैं। तो ये इनकी तृतीय क्रियाकलापों की विशेषताओं के अंतर्गत हम इनको रख सकते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो तृतीय क्रियाकलापों में स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं, विधि से संबंधित सेवाएं, प्रशासन से संबंधित सेवाएं, मनोरंजन की सेवाएं, ये सारी सेवाएं इसमें शामिल होती है। तृतीय क्रियाकलापों में सेवाओं का उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होता है। अगर हम देखें कि तृतीय क्रियाकलापों को, तो इसमें उनका उत्पादन भी शामिल होता है और विनिमय भी शामिल होता है। तृतीय क्रियाओं के उत्पादन में हम जो सेवाएं हैं इनकी उपलब्धता को शामिल करते हैं, जो ये लोगों को दी जाती हैं, और सेवादाता उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से इनमें जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि वो सेवाएं प्रदान करता है। और इन सेवाओं का जो मूल्य है, इनको जो हम मापते हैं, वो इनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक या वेतन के रूप में इनको मापा जाता है। तो अगर ये देखें कि तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन का क्या अर्थ है, तो ये इन क्रियाओं की उपलब्धता को दर्शाती हैं, और इनको हम इनके बदले में दिए जाने वाले पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापते हैं। जब विनिमय की बात करते हैं तो विनिमय के अंतर्गत इनका व्यापार, इनका परिवहन, इनके संचार की सुविधाएं आती हैं। तो ये सारी सेवाएं, व्यापार में होने वाली सेवाएं, परिवहन में होने वाली सेवाएं और संचार में होने वाली सेवाएं, ये आती हैं, और ये इनका जो उपयोग है वो दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। तो ये इनकी विशेषताएं शामिल होती हैं तृतीय क्रियाकलापों में। नलसाज की सेवाएं, बिजली मिस्त्री की सेवाएं, टेक्नीशियन, धोबी, नाई, ड्राइवर, दुकानदार, कैशियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रशासक आदि की जो सेवाएं हैं वो इस सेक्टर के अंतर्गत आती है, और ये लोग इस सेक्टर में सेवा प्रदान करने वाले प्रमुख सेवादाता हैं। तो मैं समझता हूँ कि तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत जो क्रियाएं हैं क्या हैं और ये इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये कंसेप्ट आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। जब हम आगे देखते हैं तो एक जनरल सा, एक सामान्य सा सवाल खड़ा होता है
कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में अंतर क्या है, हम इसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक क्रियाएं सीधे प्रकृति से संबंधित होती हैं और इसमें हम सीधे प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन करते हैं। इसमें पशुपालन, कृषि करना, तो भोजन संग्रह करना, लकड़ी काटना और खनन कार्य मुख्य प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जब द्वितीय क्रियाओं में आते हैं तो द्वितीय क्रियाएं बेसिकली विनिर्माण क्रियाएं हैं और ये टेक्नोलॉजी, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसमें तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसमें मशीनरी इस्तेमाल होती है, हथियार औजार इस्तेमाल होते हैं, एक फैक्ट्री प्रक्रिया अपनाई जाती है और कच्चे माल को और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। ये द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। और तृतीय क्रियाएं जो हैं ये मुख्यतः सेवाएं होती हैं और ये सेवा, जो सेवा देने वाले लोग हैं, जो सेवा कर्मी हैं, उनके विशिष्टीकृत कुशलताओं पर, उनके अनुभव पर, उनके विशेष ज्ञान पर ये निर्भर करती है। तो ये बेसिक इनमें तीन, इसमें आप अंतर बता सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाओं में बेसिकली क्या अंतर, वो प्रकृति पर निर्भर है, वो वहां पर तकनीक, मशीनरी और फैक्ट्री का की निर्भरता ज्यादा है और इसमें तो तृतीय क्रियाओं में सेवा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और विशेष ज्ञान पर इनकी निर्भरता अधिक होती है। तो ये बेसिक तीनों में इनमें अंतर हो जाता है। जब हम आगे देखते हैं तो अब हम इनको देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर से जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारे सेवा प्रदान करने वाले लोग हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। हम दुकान से पुस्तकें, स्टेशनरी खरीदते हैं, बस में यात्रा करते हैं, रेल में यात्रा करते हैं, भेजते हैं, फोन पर बात करते हैं, अध्ययन के लिए अध्यापकों के पास जाते हैं, बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत सारी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस आधार पर हम इन तृतीय क्रियाओं को 4 वर्गों में रख देते हैं। पहला वर्ग है व्यापार और वाणिज्य, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार और चौथा है सेवा सेक्टर। तो तृतीय क्रियाकलापों को हम 4 भागों में रखकर हम इसकी बात कर सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। इनको हम एक चार्ट के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये चार्ट है कि जो तृतीय क्रियाकलाप इनमें व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। जब हम व्यापार को देखते हैं तो ये आगे इसका विभाजन हो जाता है। थोक व्यापार है, फुटकर व्यापार है और इसमें भी ग्रामीण आपूर्ति केंद्र है, नगरीय आपूर्ति केंद्र है, नगरों की मंडियां हैं। इसी तरह से आवधिक बाजार हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है और आपके लोक वितरण योजनाएं हैं। तो ये सारा हमारा व्यापार और वाणिज्य में आ जाता है। जब परिवहन की हम बात करते हैं तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये सारी सेवाएं जो होती हैं परिवहन के अंतर्गत आ जाती हैं। संचार में परिवहन के साधन जो संचार में इस्तेमाल होते हैं, दूर संचार है और आपके जो दृश्य श्रव्य जो संचार है, फिल्में, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आपके मोबाइल और लैंडलाइन फोन, ये सारे जो है हमारे संचार के साधन में आते हैं। इसी तरह जब सेवाओं को देखते हैं तो मौद्रिक और बैंकिंग सेवाएं, बीमा की सेवाएं, अचल संपत्ति की सेवाएं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं। तो ये हमारा पूरा सेवा सेक्टर जो तृतीय क्रियाकलापों का वो एक बन के तैयार हो जाता है। बेसिकली हम 4 भागों में इसको हम रख के बात कर सकते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। तो हम इस पर एक पे आगे चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है उसी पिछले चार्ट की, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। टर्शरी एक्टिविटी में जब हम देखेंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज, तो ये 4 हमारे सेक्टर्स हैं और चारों को आप नीचे इसका सब डिवीजन जो है वो आप आसानी से देखकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जब हम पहली क्रिया की बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की या व्यापार और वाणिज्य की, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भी ये व्यापार और वाणिज्य होता क्या है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो अलग अलग स्थानों पर जो वस्तुएं पैदा होती हैं उनको उत्पादन होता है और सेवाएं जो अलग अलग स्थानों पर तैयार होती है उनके क्रय विक्रय को हम व्यापार कहते हैं। तो अन्यत्र उत्पादित जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। व्यापार और वाणिज्य में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है, सेवा देने वाले के लिए भी लाभकारी है और सेवा प्राप्त करने वाले के लिए भी लाभकारी होता है। ये जो सारा कार्य है वाणिज्य और व्यापार का, ये कस्बों में, नगरों में क्रेताओं और विक्रेताओं के माध्यम से होता है। जिन स्थानों पर यह व्यापार होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, चाहे नगरीय क्षेत्रों में हो रहा है, उन्हीं सब केंद्रों को, उन्हीं क्षेत्रों को या उन केंद्रों को हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं जिनको हमें जानना जरूरी है कि भी व्यापार वाणिज्य है क्या। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है और ये एक लाभदायक क्रिया है क्योंकि ये
क्रय करने वाले और विक्रय करने वाले दोनों के लिए लाभदायक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, दोनों में होती है। और जहाँ पर ये क्रियाकलाप खरीदने के और बेचने के होते हैं, इनको ही हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय भी हो सकता है, जो हमारे बहुत पुराना तरीका है विनिमय का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के माध्यम से भी ये खरीद फरोख्त हो सकती है। और इन व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र कहा जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाकलाप हो रहे हैं तो ग्रामीण विपणन केंद्र या क्रय विक्रय केंद्र कहलाते हैं, और अगर नगरीय क्षेत्रों में है तो वो नगरीय विपणन केंद्र कहलाते हैं। तो आइए अब इनको देख लेते हैं कि ये हमारे ग्रामीण विपणन केंद्र, तो ये एक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें चीजों को खरीदने और बेचने की क्रिया हो रही है, और इसी को हम व्यापार और वाणिज्य कहते हैं। जहाँ तक ये व्यापार और वाणिज्य केंद्रों की बात होती है तो इनको मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। जब हम ग्रामीण विपणन केंद्रों की बात करते हैं तो ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये गाँव के बीच में कोई बड़ी बस्ती या कस्बे टाइप की बस्ती होती है, जहाँ पर ये क्रियाएं होती हैं, और ये आसपास की बस्तियों का पोषण करती हैं, उनके माल को खरीदते हैं, उनको सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। ये वास्तव में अल्पवर्धित व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा देते हैं। अल्पवर्धित का अभिप्राय है कि प्रारंभिक व्यापारिक केंद्र, जैसे जैसे व्यापारिक केंद्रों की शुरुआत होती है तो जो प्रारंभिक जो व्यापारिक केंद्र के रूप में ये ग्रामीण विपणन केंद्र कार्य करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये अर्थात जो स्थानीय जो आवश्यकताएं होती हैं, स्थानीय जो संग्रहण होता है और स्थानीय जो वितरण के केंद्र होते हैं, उन्हीं की ये सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां तथा ये फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं, छोटे छोटे, और ये नगरीय केंद्र नहीं होते, लेकिन ग्रामीण लोगों की जो मांग वाली वस्तुएं हैं उनकी सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इनको हम बड़ी बस्तियों के बीच में, कस्बों में, ऐसे बाजारों में इनको हम देख सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के लिए जो भी क्रय विक्रय हो रहा है, जो भी केंद्र विकसित हैं, उनको क्रय विक्रय के उनको हम ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। जब हम ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ग्रामीण विपणन केंद्र किस तरह से हो सकते हैं। आप ये स्क्रीन पर इनके थोड़े से कुछ नमूने हमने लगाए हैं जिनको आसानी से आप देख सकते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्रों में एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि वहां पर हमें आवधिक बाजार देखे जाते हैं या पीरियोडिक मार्केट देखे जाते हैं, जो साप्ताहिक लगते हैं, पाक्षिक लगते हैं या मासिक भी लगते हैं। ये भी वहां पर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्थायी और नियमित बाजार नहीं होते, वहां पर एक विभिन्न समय अंतराल पर बाजार लगाया प्रक्रिया होती है। ये साप्ताहिक बाजार हो सकते हैं, जैसे मंगल बाजार, सोम बाजार, शनि बाजार, इस तरह से होते हैं। ये मासिक भी हो सकते हैं, पाक्षिक भी हो सकते हैं, और इसी तरह से ये अलग अलग तिथियों पर लगते हैं। तो एक बाजार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लगते रहते हैं, तो दुकानदार सभी दिनों में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते में किसी एक ही दिन वो अपने माल को बेचते हैं। आज सोमवार का बाजार कहीं लगा, मंगल में कि दूसरे स्थान पर है, बुधवार को तीसरे स्थान पर है। तो सप्ताह में अलग अलग स्थानों पर ये बाजार लगते हैं, और इसमें जो व्यापारी हैं, जो माल को बेचने वाले हैं, वो पूरे सप्ताह या सभी दिनों में व्यस्त रहते हैं, और खरीदार अपने अपने क्षेत्र में लगने वाले बाजारों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हैं। और ये विस्तृत क्षेत्र के लिए, आसपास की जो ग्रामीण विस्तृत क्षेत्र है, उनके लिए विस्तृत सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इनको हम आवधिक बाजार या पीरियोडिक मार्केट भी कह सकते हैं, और ये रूरल क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है, और ये मुख्यतः काफी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है। इनको आप देख सकते हैं, जो हमारे ये बाजार लगते हैं, सब्जियों के बाजार हैं और आवश्यकताओं की वस्तुओं के बाजार हमारे पीरियोडिक मार्केट कहलाते हैं। इस तरह जब हम नगरीय बाजार केंद्रों की बात करते हैं या अर्बन जो हमारे मार्केटिंग सेंटर उनकी बात करते हैं, तो ये नगरीय बाजार केंद्रों में इनमें अधिक विशिष्टीकृत सेवाएं मिलती हैं। ये नगरों में बड़े बड़े बाजार होते हैं, और ये विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर श्रम बाजार, आवास से संबंधित वस्तुएं, अर्धनिर्मित सामान, निर्मित उत्पाद, ये चीजें इनमें मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर शैक्षिक संस्थाएं, व्यावसायिक सेवाएं, जैसे अध्यापकों की सेवाएं, वकीलों की सेवाएं, परामर्शदाता, चिकित्सक, अस्पताल, पशु चिकित्सक आदि, ये सारी सेवाएं हमारे नगरीय बाजार केंद्रों से प्राप्त होती हैं। तो ये बड़े बड़े शहरों में या नगरों में जो हमारे बाजार हैं, उनको हम नगरीय बाजार या नगरीय विपणन केंद्र कहते हैं, और इसमें विशिष्टीकृत सेवाएं होती हैं।
ये अर्धनिर्मित उत्पादों के साथ साथ निर्मित उत्पाद भी करते हैं। बहुत सारी सेवाएं, वो विशिष्टिगत सेवाएं भी ये उपलब्ध कराते हैं, तो उनको हम नगरीय विपणन केंद्र कहते हैं। आप इनके उदाहरण देख सकते हैं नगरीय विपणन केंद्रों के, ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि नगरों में जो लगने वाले बाजार हैं, इनका एक चित्र आपके सामने ये स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसके व्यापार के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक फुटकर बाजार कहते हैं, रिटेल मार्केट कहते हैं। रिटेल मार्केट में जो, या फुटकर बाजार में जो व्यापारी है या बेचने वाला, वो सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचता है और इसमें आगे खरीदने और बेचने की संभावना नहीं रहती। जो जिसको किसी वस्तु की जरूरत है या सेवा की जरूरत है, वो सीधे मार्केट में जाकर वो फुटकर दुकानदारों से इसको खरीदता है और वो आगे उसके पुनः विक्रय की संभावना नहीं होती। अधिकांश फुटकर जो व्यापारिक केंद्र हैं, ये नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं। इसके अलावा फेरी वाले, रेहड़ी, ट्रक और डाक के द्वारा आप जो ऑर्डर देकर मंगा लेते हैं, स्वचालित मशीनों से, इंटरनेट के माध्यम से भी हम ये फुटकर बाजार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर से देखते हैं कि जब दुकानों से हम सामान खरीदते हैं और सीधे अपने इस्तेमाल के लिए सामान खरीदते हैं, तो इस प्रकार के बाजार को हम फुटकर बाजार कहते हैं। ये क्रेता और उपभोक्ता के मिलने के स्थान है, जहाँ पर क्रेता अपने सामान को सीधे उपभोक्ताओं को या उपभोक्ताओं को बेचते हैं और इसमें आगे दोबारा इसके बेचने की संभावना नहीं होती या विक्रय की संभावना नहीं होती। इस प्रकार के बाजार को हम फुटकर बाजार या रिटेल मार्केट कहते हैं। ये आपके सामने इसके उदाहरण हैं, ये रिटेल मार्केट के या फुटकर बाजार के, तो इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह से तो एक होता है विभागीय भंडार या विभागीय भंडार, हम उनको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर उनको कहते हैं, कि जब एक ही क्षेत्र में या एक ही बहुत बड़े क्षेत्र में हम वहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में चीजों को बेचते हैं। वस्तुओं की खरीद और भंडार के विभिन्न सेक्शन बना देते हैं और वहाँ के प्रमुखों को अधिकार देते थे कि वो अपना दुकानें लगा, डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता है। एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजों का खरीदा बेचा जाना है डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाता है। और जो शॉपिंग मॉल या हम बड़े बड़े जो एक श्रृंखला देखते हैं अलग अलग शहरों में, उनको हम चेन स्टोर कहते हैं। और चेन स्टोर बहुत ही कम लागत पर माल को खरीदते हैं, यहाँ तक कि सीधे ऑर्डर देकर भी अपना माल बनवा लेते हैं और ये अपने यहाँ अत्यधिक कुशल जो विशेषज्ञ उनको नियुक्त कर लेते हैं और अपने जो एक भंडार का जो अनुभव है, इसको विभिन्न भंडारों में लागू करके इसकी एक चेन सी डेवलप कर लेते हैं। इनको हम श्रृंखला भंडार कहते हैं। तो फुटकर के ये दो रूप भी हमारे सामने आते हैं, विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर और श्रृंखला भंडार या चेन स्टोर। इनको आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो चित्र है डिपार्टमेंटल स्टोर का है और ये आमतौर से शहरों में अब देखने को हमें मिल रहे हैं। बहुत सारी खरीदारी इनसे डिपार्टमेंटल स्टोरों से हम लोग रोजमर्रा के सामानों को खरीदते हैं। और जब हम श्रृंखला भंडारों की बात करते हैं तो इस तरह के जो शॉपिंग मॉल टाइप होते हैं वो इस तरह के होते हैं और ये एक ही है, ये एक ही लेवल का, ये एक ही नाम के जो है अलग अलग शहरों में ये खुले होते हैं, जैसे वॉलमार्ट है या बिग बाजार है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको चेन स्टोरों के आपको अपने आसपास दिखाई दे जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये हमारे एक फुटकर जो बाजार है उसके कुछ रूप मैंने आपको बताए हैं। व्यापार होलसेल ट्रेडिंग जो है उसको कहते हैं। थोक व्यापार में व्यापारी उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच में कुछ हमारे बिचौलिए सौदागर होते हैं। ये सीधे उत्पादकों से माल खरीदते हैं थोक में बड़ी मात्रा में और फिर ये जो फुटकर माल को बेचने वाले लोग होते हैं उनको बेचते हैं। तो एक तरीके से उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच में जो बिचौलिए सौदागर होते हैं उनके द्वारा ये कार्य होता है और ये वस्तुओं की खरीद एक साथ बड़ी मात्रा में कर लेते हैं और इसमें ये सीधे विनिर्माताओं से सामान को खरीदते हैं और फुटकर विक्रेताओं को इसकी पूर्ति करते हैं और इस तरह से ये बीच में थोक व्यापार कहलाते हैं। आपने बहुत सारी सब्जी की मंडियां देखी होंगी जहां पर किसान अपने सब्जी के ट्रक लाकर उसको थोक व्यापारियों को बेचते हैं। फिर उसके बाद में जो गलियों में और शहर के अलग अलग स्थानों पर जो फुटकर व्यापारी होते हैं वहां से उस मंडी से खरीद के सामान को बेचते हैं। तो इस प्रकार इसके व्यापार को जहाँ बड़ी मात्रा में सीधे उत्पादकों से खरीद कर फुटकर व्यापारियों को माल बेचा जाता है, तो इस प्रकार की जो होलसेल मार्केट होती है उसको हम थोक व्यापार कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे दिल्ली शहर में भी इस प्रकार के बाजारों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे थोक व्यापार का रूप है। इसी तरह से तो जो वाणिज्य और जो व्यापार और वाणिज्य की जो सेवाएं थी उसको मैंने आपको समझा दिया कि व्यापार और वाणिज्य क्या होता है।
ग्रामीण और नगरीय जो विपणन केंद्र है उनको कैसे कहते हैं, फुटकर व्यापार क्या होता है, थोक व्यापार क्या होता है, श्रृंखला जो स्टोर हैं वो क्या हैं, या आपके डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारा हमने वाणिज्य और व्यापार की क्रियाओं के अंतर्गत ये तृतीय सेक्टर की प्रमुख क्रिया है। अब दूसरा जो इसका एक क्रिया आ जाती है, दूसरी जो सेवा आ जाती है वो परिवहन। परिवहन हम ऐसी सेवा को कहते हैं जिसके माध्यम से हम व्यक्तियों व वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत जो आवश्यकता उसको पूरा करने का एक संगठित उद्योग है। इसमें हम व्यक्ति, वस्तु और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, और ये मनुष्य को की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का एक संगठित उद्योग कहलाता है। इसमें हम उत्पादन और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जितना जटिल परिवहन होता है तो उसी तरह से जो वस्तु और सेवाएं तो उनके मूल्य को वो बढ़ाती चली जाती हैं, जितनी दूरी तक हो जाता है, जितना उसमें समय लगता है। तो इस प्रकार से परिवहन को हम दूरी में, समय दूरी में और लागत दूरी के रूप में मापते हैं। जब मार्ग की लंबाई है वो कितनी दूर वो उसका परिवहन होगा, तो ये दूरी कहलाती है, या वास्तविक दूरी को किलोमीटर दूरी कहते हैं। और मार्ग पर जो लगने वाले समय को जब हम मापते हैं तो इस समय दूरी कहलाती है। और अगर हम उसमें मार्ग पर होने वाले खर्चे की बात करते हैं तो ये लागत दूरी के रूप में इसको मापा जाता है। परिवहन के साधनों के चयन में समय और लागत एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मानचित्र पर अगर हम समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाकर कोई रेखा बनाए तो उसे समकाल रेखा कहा जाता है। कि मानचित्र पर हम किसी वस्तु के पहुंचने के समय समान समय वाले स्थानों को मिलाकर के कोई रेखा ड्रॉ करें तो उसको हम समकाल रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरी जो सेवा है वो परिवहन की सेवा है। और परिवहन में हम एक चीज देखते हैं कि परिवहन की जो व्यवस्थाएं हैं जब ये विकसित होती हैं तो इसमें विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़कर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे स्थान हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं परिवहन के साधनों से और एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसको हम परिवहन जाल कहते हैं। इसमें जो केंद्र होते हैं वो नोड का कार्य करते हैं और जो सड़कें और रास्ते होते हैं वो योजक का कार्य करते हैं। तो विभिन्न स्थानों को जोड़कर जो तंत्र बनता है परिवहन का उसको परिवहन जाल कहलाते हैं। और ये योजकों और नोड के मिलने से बनता है। इसमें जो किनारों पर जो शहर स्थित होते हैं, जो गंतव्य स्थान और उद्गम स्थान को जोड़ते हैं उसको योजक कहते हैं, और जो सेंटर्स हैं उनको हम नोड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो बहुत सारे कारक हमारे परिवहन को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को निर्धारित करता है। सबसे पहला जो कारण है परिवहन को प्रभावित करने वालों में वो जनसंख्या का आकार, क्योंकि ये परिवहन की मांग को निर्धारित करती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ज्यादा होगी। बस्तियों और औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल की अवस्थिति के ऊपर भी हम ये परिवहन निर्भर करता है कि बस्तियों और औद्योगिक केंद्रों से कच्चे माल की अवस्थिति कितनी पास है, कितनी दूर है, तो ये भी परिवहन को प्रभावित करती है। व्यापार का स्वरूप भी परिवहन को प्रभावित करता है। भूदृश्य की प्रकृति या धरातल की जो प्रकृति होती है, पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी, ये भी परिवहन को प्रभावित करती है। जलवायु का प्रकार या जलवायु की जो तीक्ष्णता होती है वो भी परिवहन को प्रभावित करती है। और मार्ग की लंबाई पर आने वाला जो खर्चा है वो परिवहन की लागत को प्रभावित करता है। और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति परिवहन को प्रभावित करती है कि अगर वो विकसित है तो परिवहन के साधन विकसित होंगे, और कोई क्षेत्र विकसित तभी कहलाता है जब वहाँ पर सक्षम परिवहन के साधन होते हैं। सरकार की नीतियां भी परिवहन को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार ये परिवहन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारण हैं। अब मैं पूनम नेगी मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और क्विज का जो प्रोग्राम है उसको आगे संपन्न करें। थैंक यू सर। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? बहुत इजी टॉपिक है और अब जल्दी से आते हैं हम क्विज के ऊपर। तो तैयार हैं आप सब? पहला हमारा जो क्विज का क्विज है वो ट्रू फॉल्स का है। तो आप ABCD के साथ में ट्रू या फॉल्स लिख करके आप चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, शहरी बाजार ग्रामीण बाजारों की तुलना में अधिक विशिष्ट हैं। अर्बन मार्केट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड देन रूरल मार्केट्स। चारों स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ में ही रीड कर रही हूँ, आप चारों का इकट्ठे आंसर दे सकते हैं। फेरी फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। स्ट्रीट पेडलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का संचरण परिवहन सेवाओं में शामिल है।
transmission of words, messages, facts and ideas is included in transportation services. ओके बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। अनिल गुप्ता फर्स्ट का आपने यस बोला है बेटा, ट्रू या फॉल्स बताइए। गौतम बिल्कुल ठीक बताया आपने, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। ज्यादातर बच्चों का आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रू आ रहा है। वेरी गुड एवरीवन। सेकंड स्टेटमेंट पर आइए अब। ओके विकास आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, बी इज फॉल्स। वेरी गुड, सॉरी बी इज ट्रू, सॉरी सॉरी आपका आंसर गलत है विकास, बी इज ट्रू। ओके रेस्ट सारे बच्चों ने ए के लिए सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए स्टेटमेंट ट्रू है। बी का बताइए, बी का अभी तक आंसर आया नहीं है। किशन दोबारा से चेक कीजिए बच्चे अपना आंसर। ओके स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। वेरी गुड मनीष आपने बिल्कुल ठीक बोला है, स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। वेरी गुड। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बी स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, सी का भी आंसर आ गया है दैट इट इज फॉल्स। अब लास्ट का आंसर बताइए, लास्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है? लास्ट स्टेटमेंट का आंसर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं दिया है। दूरसंचार का उपयोग विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इस आंसर पे आइए बच्चों जल्दी। ओके थर्ड ट्रू, वेरी गुड वेरी गुड। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जिस बच्चे ने लॉगिन करा है उसने ट्रू इसका आंसर दिया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टर्शरी? क्या सही नहीं है तृतीय क्षेत्र के बारे में? तीन चार ऑप्शंस है आपके सामने, जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र के लिए सही नहीं है। ओके वेरी गुड, पीछे के आपके सारे आंसर सब बिल्कुल सही आने शुरू हो गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और इसका आंसर बताइए। ओके राशि दोबारा से चेक करो बेटा आपका आंसर, नहीं ठीक है आपका आंसर। ओके नफीसा, वेरी गुड नफीसा, बी इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन, नहीं टर्शरी में हम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड? उत्पादों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है बताइए। तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताइए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए सारे बच्चे। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक हमारे पास आ चुका है। शिवम, शिवम आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है बट वो इनकरेक्ट है बेटा, दोबारा चेक करेंगे। टू का बी, ओम प्रकाश ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, यस बी दैट इज ट्रेड, विनिमय। वेरी गुड ओम। अब उसके बाद में सारे आंसर सही आने शुरू हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, जब वस्तुओं की खरीद और भंडारण के विभिन्न विभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभाग प्रमुख को उत्तरदायी और प्राधिकार दिए जाते हैं तो ऐसे भंडारों को डैश कहा जाता है। इंग्लिश में भी आपके सामने ये स्टेटमेंट है, तो बताइए फटाफट से। आपने कई सारे फॉर्म पढ़े हैं आज रिटेल के, मार्केट्स के। कुछ बच्चे रिटेल का मतलब समझ रहे थे बेटा। रिटेल जो है, रिटेल का मीनिंग है आप डायरेक्टली जब कंज्यूमर को कोई सामान बेचते हैं, जैसे हमारे आसपास की जो दुकानें होती है ना उसी को रिटेल कहा जाता है। और होलसेलर से रिटेलर सामान खरीदता है, रिटेलर से हम सामान खरीदते हैं एज अ कंज्यूमर। ओके इसका आंसर आना शुरू हो गया है, ए वेरी गुड। आपका मगर सही नाम से लॉगिन नहीं है बच्चे, तो मैं आपका नाम नहीं ले अंकित सकती कुमार। हूँ। फर्स्ट आंसर आ गया है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर था उसका पीछे आंसर। ओके नाउ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर मेड ऑफ डैश एंड डैश, परिवहन जाल डैश और डैश से बनता है। फोर्थ और फिफ्थ आप इकट्ठे रीड कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, सुरेश कह रहा है कि दिल्ली से आगरा पहुंचने में उन्हें 2 घंटे लगेंगे। वह परिवहन दूरी की गणना कर रहा है किस सेंस में? आपको बताना है हमने 3 तरह की परिवहन दूरी पढ़ी, या हमने डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सुरेश कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो आपको बताना है। पहले फोर्थ का आंसर बताइए, परिवहन जाल किन 2 चीजों से मिलकर के बनता है? थर्ड का आंसर सबका बिल्कुल सही आ गया है बच्चे, फोर्थ पे मूव करो। फोर्थ में आपको खुद से वर्ड ढूंढना इसका है। बी, वेरी गुड अविनाश सिमरन, वर्मा। नोड एंड योजक, वेरी गुड एवरीवन। ज्योति ने भी सही आंसर दिया है, शाबाश ज्योति।
ऋतु, आपका भी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। विवेक ने 5th क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, समय की दूरी, वेरी गुड एवरीवन। ओके, ज्योति आपका आंसर भी ठीक है, नोड एंड योजक 4th का। शुभांगी, वेरी गुड। अब हमारे जो लास्ट टाइम के टॉप 10 स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने टाइम और स्पीड और करेक्शन सबको मैनेज किया, यहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करूंगी 2 बच्चे जो अक्सर हमारी लिस्ट में आते हैं, चंदा कुमारी और मुस्कान। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप हर बार यहाँ पर लगभग आपका नाम होता है और हमें देखकर बहुत खुशी होती है। इवन इन चैट बॉक्स आप बहुत ही सेंसिबल क्वेश्चंस पूछते हो और इसके लिए हमारी तरफ से आपको स्पेशल एप्रिसिएशन है। तो टॉप 10 बच्चे आज हमारे साथ हैं, ज्योति, चिंटू, चंदा, अविनाश, राहुल, मुस्कान, आशीष, कुसुम, शिवम और सुरेश। और हम चाहते हैं हर तरफ से, हर स्कूल से हमें यहाँ पर हर बार बच्चों का रिप्रेजेंटेशन मिले। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू पूनम नेगी मैडम। तो बस आज की क्लास हमारी यहीं पर थी और आज का बस हल्का सा रिकैप ये है कि हमने तृतीय क्रियाकलाप क्या है इनको पढ़ा, इनके प्रकार, हमने जो 4 प्रकार हैं उनके बारे में हमने जाना और स्पेशली हमने जो व्यापार और वाणिज्य और परिवहन 2 जो क्रियाएं थी इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। बस आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम इसका जो रेस्ट पार्ट है उसको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और मैं उन सभी सोर्स का जो हमने इस क्लास में यूज किए हैं, वीडियोज और फोटोज वगैरह, उनका हम सोर्स का थैंक्स कहते हैं। और जो हम हमारे जो गुरुजन है जिनकी बुक्स को पढ़कर हमने ये कक्षा के लिए ये सामग्री तैयार की है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैट बॉक्स में जो हमारे साथी हमारे स्टूडेंट्स की रिप्लाई कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास का समापन करता हूँ और बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ये गूगल फॉर्म से इसमें हिस्सा लें और क्विज के प्रोग्राम में हिस्सा लें और आगे अगले चैप्टर जो रेस्ट पार्ट है उसको पढ़ के आए ताकि ये क्लास और रोचक बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।